स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट फ्री सर पे। आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री जो स्पेशली बिहार बोर्ड का है उसके चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन पार्ट 9 पढ़ेंगे हम लोग। आज पहले चैप्टर का अंतिम पार्ट है ये एक्सप्लेनेशन। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। और कल से इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फिर उसका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का अंतिम पार्ट है। आज का हमारा टॉपिक है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। मतलब यूनान जहाँ का सिकंदर था, ठीक है ना, और वहाँ पे राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ मतलब लोग वहाँ के कैसे जागरूक हुए, लोगों को यूनान में अपने देश के प्रति लगाव कैसे जगा। आइए उस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। मतलब जब फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये सारी चीज़ हुए तो उसी टाइम में यूनान भी यानी यूनान के लोग भी अपने देश के अंदर चाहते थे कि शांति हो, सुख समृद्धि हो, तो उन लोगों के अंदर भी राष्ट्रीय आंदोलन का भाव आने लगा। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिमी देश यानी यूरोप के सभी देश। तो यूरोप के सभी देश अगर कुछ सीखे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी चीज़ तो माना जाता है कि वे लोग यूनान से ही सीखे थे। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। मतलब साहित्य का क्षेत्र हो, विचार का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र हो, सभी में यूनानी जो थे वो बहुत आगे थे। तो यूनानी मतलब सीधे समझिए ये सिकंदर है जो भारत पर आक्रमण किया, जहाँ पे सबसे पहले इसकी मुलाकात ये पुरस से हुई। पुरस से बहुत दिनों तक लड़ाई लड़ा लेकिन अंत में पुरस हार गया। लेकिन हारने के बाद भी सिकंदर ने माना कि नहीं, तुम हार कर भी जीत गए, ना तो मैं जीता ना तुम जीते, दोनों जीत गए। और दोनों दोस्ती करके सिकंदर यहाँ से वापस चला जाता है। और उसी के टाइम में ये है, आपको दिख रहे हैं ना, ये हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु चाणक्य। ठीक है, पुनर्जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की। मतलब यूरोप के जितने भी देश थे वो स्टार्टिंग में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी, किसी प्रकार का कोई भी पढ़ाई लिखाई मतलब कुछ भी हो, वो सब पाश्चात्य देशों ने यूनान से ही सीखा था। परंतु इसके बावजूद यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। सब होने के बाद भी तुर्की जो था वो यूनान को गुलाम बना कर रखा था। जिस तरह अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना कर रखा था, उसी तरह तुर्की ने यूनान को गुलाम बना के रखा। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। फलस्वरूप तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए उन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडिशा नामक स्थान पर की। मतलब फ्रांसीसी क्रांति से ये लोग भी प्रेरित होकर यूनान के लोग सोचे कि भाई हम सभी धर्म, जाति, संस्कृति हर चीज़ से एक हैं, तो अगर सभी लोग मिल जाएं तो यहाँ से तुर्की का जो शासन है उसको हटा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक एक संस्था की स्थापना की ओडिशा नामक स्थान पर। वहाँ पे ओडिशा एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। इस संस्था का उद्देश्य क्या था जी? कि तुर्की शासन को यहाँ से समाप्त कर दिया जाए और यहाँ पे यूनानी शासन को लाया जाए। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। मध्यम वर्ग जो ना तो ज़्यादा अमीर होते हैं ना ज़्यादा गरीब होते हैं, और ये दुनिया में सबसे अधिक होते हैं। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था। यानी यूरोप के लोग यूनान को सीखने वाला, मतलब सिखाने वाला और सम्मान की नज़र से देखते थे, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्यत थे। इसलिए जितने भी यूरोप में देश हैं वे सभी चाहते थे कि यूनान आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए।
इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन, यहाँ पे उसका फिगर देख सकते हैं, लॉर्ड बायरन है, ये इंग्लैंड का एक कवि था। यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। मतलब वो चाहता था कि यूनान क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, तो उनकी स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। मतलब इसको मार दिया गया, ये चाहता था कि यूनान आज़ाद हो जाए। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। मतलब रूस भी चाहता था कि यूनान क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए और यहाँ से तुर्की वाले चले जाए। फिर क्या होता है देखेंगे, यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन हो गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। मतलब जब लोग आंदोलन करना शुरू किए, तुर्की का विरोध करना शुरू किए, तो तुर्की का शासन ने क्या किया कि वहाँ के लोगों को मतलब मरवाना शुरू कर दिया अपने सैनिकों के द्वारा जान से। अब इससे लोगों में और ज़्यादा गुस्सा फूट गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्लिसांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। मतलब 1821 ईस्वी की बात है, अलेक्जेंडर चिप्लिसांटी के नेतृत्व में यूनान में क्या हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। ये इसका क्या कर रहा था, अलेक्जेंडर चिप्लिसांटी ये लोगों का मतलब नेता बन गया और उसी के नेतृत्व में यूनान के राजा के खिलाफ शुरू हो गया आंदोलन। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मेटरनिक है और ये है अलेक्जेंडर, रूस का जार अलेक्जेंडर, और ये है अलेक्जेंडर चिप्लिसांटी, ठीक है ना। ये चाहता था कि यूनान के लोगों का साथ दे, लेकिन इसके डर से, मेटरनिक के डर से ये खुलकर कुछ बोलता नहीं था। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया, लेकिन जब मेटरनिक समाप्त हो गया और एक नया जार निकोलस जब राजा बना रूस का, तो ये खुलकर यूनानियों का समर्थन करने लगा। ये अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। अप्रैल महीने की बात है, 1826 की बात है। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और रूस के बीच एक बात समझौता हुआ कि हम लोग यूनान का साथ देंगे और उसको आज़ाद कराएंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स भी, यानी एक्स मतलब दसम, भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। अब सारा देश, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मिल गया और तुर्की के खिलाफ ये लोग लगे बोलने कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, यूनान को आज़ाद करो। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हो गई। अब तीनों देश की सेना मान लीजिए अब तुर्की के खिलाफ खड़ी हो, तुर्की तो भागना ही पड़ेगा ना। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की मात्रा में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई। और अंत में निर्णय यही हुआ कि तुम तुर्की को छोड़ो, तुम यूनान को छोड़ो और यहाँ से अपने देश लौट जाओ। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन यूनान के लोग कहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उधर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। मतलब यूनान के लोग बोले कि क्या फ़ायदा, यहाँ से तुर्की चला जाएगा तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, आप लोग यहाँ पे अधिकार करना शुरू कर दोगे, तो फिर तो बात वही ना हुआ। हम चाहते हैं कि आप लोग नहीं, कोई यहाँ पे शासन न करे, हम केवल पूरा हमारा ही देश के लोग हो, बाहर कोई ना हो। 1830 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक को स्वतंत्र घोषित किया गया। इस तरह से उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया और अंत में 1830 तक सभी देश बोले कि ठीक है, आप लोग ही रहिए, और बवेरिया वहाँ का शासक बन गया। तो इस तरह यूनान आज़ाद हो गया। अब चलते हैं हंगरी। हंगरी एक देश है, छोटा सा देश। यहाँ पर भी आंदोलन स्टार्ट हो गए थे देश को आज़ाद करने। राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था।
और यहाँ पे किसका, फिर वहीं ऑस्ट्रिया मेटरनिक, मतलब ये बहुत देशों पे अपना अधिकार जमाया था। ये हंगरी पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब फ्रांस की क्रांति वहीं सब पे असर डाली और इन लोगों ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ में, जहां आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। दो नेता थे, एक थे कोसुत और दूसरा था फ्रांसिस डिक। ये दोनों आंदोलन कर रहे थे कि यहाँ से ऑस्ट्रिया चला जाए। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। कोसुत किसके विचारों का समर्थक था? लोकतांत्रिक। उसने वर्गीय समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध मतलब होता है बाधा, रुकावट। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग की। उसने कहा कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया नहीं चलेगा, यहाँ पे केवल हमारे देश को लोग ही शासन करेंगे। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए और धीरे धीरे सभी लोग कोसुत के पीछे लग गए और आंदोलन करना शुरू कर दिए। अंततः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। देश तो नहीं छोड़ा, लेकिन बहुत सारी शर्तों को मान लिया, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंतित प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की और इस तरह लोगों को लगा कि चलो पहले से तो अब बहुत राहत है कि हम लोगों को पूछा जाता है, नहीं तो हम लोगों पे केवल अत्याचार होता था। अब है पोलैंड, ये भी एक छोटा सा देश है, इसमें भी आंदोलन हुए। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। यहाँ पे शासन कौन कर रहा था? रूस। 1830 ईस्वी क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन पोलैंड कुछ कर नहीं पाया, रूस उसको दबा दिया, लेकिन आंदोलन हुआ। फिर आता है बोहेमिया। बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, उसमें भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी। और अंत में है परिणाम। इन सारे युद्धों का, इन सारे आंदोलनों के क्या परिणाम हुए, पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा, ये अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हो गया। मतलब पूरे यूरोप में अगर आंदोलन के स्टार्ट हुए तो फ्रांसीसी क्रांति को देखकर ही, जो मूर्त रूप में यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आए। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उसका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। मतलब इस आंदोलन का ये असर पड़ा कि पूरी यूरोप, पूरी दुनिया ये सोचने लगी कि भाई अपना देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, राष्ट्रहित सबसे बड़ा हित है। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। लोग बोलते थे कि अपने देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपियों जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा। अब फ्रांस, इंग्लैंड ये सारे देश तो आज़ाद होने लगे, लेकिन इनमें गलत क्या हुआ कि ये दूसरे छोटे देशों को दबाने लगे और उन पर शासन करना शुरू कर दिए, जिसमें हमारा देश भारत भी था। यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतने ही जिम्मेदार थे जितने अन्य कारण थे। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, जहाँ यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित की। उपनिवेश के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी।
इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो गए थे। मतलब इन सारे आंदोलनों को भारत के लोग भी जाने और लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग भी आंदोलन करेंगे तभी देश जाकर हमारा भी आज़ाद हो सकता है, जिसमें झांसी की रानी, मंगल पांडे से बहुत लोग थे जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया था, जो आगे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई एवं स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू की। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। यह हमारे देश के बहुत बड़े क्या थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसे कई गलत कार्यों को समाप्त किया था। उन्होंने स्वतंत्रता एवं राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को 1830 की क्रांति काफ़ी दुख प्रकट किया एवं 1823 की स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे। मतलब उस समय से ही लोग अपने देश को आज़ाद कराने के चक्कर में लग गए थे। इस कारण यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथम यूरोप को एवं पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ ही साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए, जिसमें हमारा एक देश भारत भी था, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किताब में आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही कम होगा, लेकिन किताब के अंदर से मैंने क्वेश्चन तैयार किया है, उसका क्वेश्चन आंसर मैं कल कराऊंगा, और फिर उसके बाद लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।